अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अब देखिए निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन को पढ़ने में कंजूसी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन को पढ़ने में कंजूसी किया तो फिर मेरे मेहनत पर पानी पड़ेगा। कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, जमीन से लेकर आसमान तक पूछिए, लेकिन कंजूसी मत कीजिए। समझिए, कंजूसी मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। हम कई बार बताए और इसका सही हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अब प्रश्न ये उभरता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल सेना रखना। अब यहां पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना की, जिसका काम था बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी ने बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, जिसका अर्थ जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य उद्देश्य कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किया था जिसका काम बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। कम खर्च पर विशाल सेना था, यानी आप कंट्रोल गांव घर में देखे ना, कंट्रोल होता है जो कम खर्च पर सब चीज देता है, तो वही चीज है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किया था, जिसका काम बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। अब देखो, नसरुद्दीन महमूद यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। देखें, तुगलक वंश का अंतिम शासक तुगलक वंश का
का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। इसके समय में इसके समय में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। इसके समय में मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। रजिया सुल्तान की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और मध्यकालीन इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। रजिया का शासनकाल 3 वर्ष 6 माह 6 दिन माना जाता है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थे। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थे। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। अब देखो, रजिया का शासन काल माना जाता है 3 वर्ष 6 माह एवं 6 दिन। अब देखिए यहाँ पर तुगलक वंश का अंतिम शासक, देखें तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। इसके समय में मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी।
रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। रजिया का शासन काल माना जाता है 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन थे। और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी हो ची मिन थे। और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? देखो, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हो ची मिन ने किया था। हो ची मिन ने किया था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हो ची मिन ने किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? देखो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा है, भी कर देते हैं, इस सब को याद रखना है। और इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था ऐतिहासिक महत्व के इमारतों की देखरेख करना। लॉर्ड कर्जन के समय में लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक महत्व के इमारतों की रक्षा करना। अब देखो, लॉर्ड इरविन, गांधी एवं लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो समझौता हुई, इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। गांधी इरविन समझौता इसलिए कहा गया क्योंकि यह समझौता गांधी एवं भारत के वायसराय इरविन के बीच हुई थी। गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह समझौता दिल्ली की धरती पर हुई थी। गांधी इरविन समझौता के तहत ही यह निर्णय लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा एवं कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अब देखें, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 5 मार्च, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं।
दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता के तहत इस समझौता के तहत सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ में यह निर्णय लिया गया कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे अब देखो लॉर्ड लिटन की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है कि लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया। इस एक्ट को हम मुंह बंद करने वाला कानून के नाम जानते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पहला शिकार सोम प्रकाश जैसी पत्रिका हुआ था और इस पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और हम देखते क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो अमृत बाजार पत्रिका को प्रकाशित करने का श्रेय मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष को जाता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड लिटन के समय में लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस एक्ट को हम मुंह बंद करने वाला कानून के नाम से जानते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का शिकार सोम प्रकाश जैसी पत्रिका हुआ था। वर्नाक्यूलर
प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। अमृत बाजार पत्रिका को प्रकाशित करने का श्रेय मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष को जाता है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की रक्षा करना था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। साथ में यह निर्णय लिया गया कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। लॉर्ड लीटन के समय में कितना 1878 ईस्वी में क्या हुआ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस एक्ट को हम मुंह बंद करने वाला कानून के नाम से जानते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का शिकार सोम प्रकाश जैसी पत्रिका हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात क्या अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। अब देखें अमृत बाजार पत्रिका को प्रकाशित करने का श्रेय मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष को जाता है। ठीक ना। आप आइए यहाँ पर यहाँ देखें 1883 से 1884 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है, तो ये किससे, न्यायिक सुधार से है। लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था, जो 1884 ईस्वी में पारित किया गया। इस बिल के पारित होते ही यूरोपियनों के मामले में भारतीय न्यायाधीश को भी सुनवाई करने का अधिकार दिया गया, जिसका यूरोपियनों ने तीव्र विरोध किया और इसे हम श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। यह बिल
यह बिल 1884 ईस्वी में पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल के पारित होते ही इल्बर्ट बिल के पारित होते ही भारतीय भारतीय न्यायाधीशों को भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मामले में सुनवाई का अधिकार दिया गया। अब देखें, लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल पेश कर गया था। यह बिल 1884 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पारित किया गया था। इल्बर्ट बिल के पारित होते ही क्या हुआ था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मामले में क्या सुनवाई का अधिकार दिया गया, जिसे यूरोपियनों ने तीव्र विरोध किया। इसे हम श्वेत विद्रोह के श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसे यूरोपियनों ने तीव्र विरोध किया। इसे हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब देखें यहाँ पर, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था, और भूमि के उपहार के लिए। और ब्रह्मदेव, तो चोल काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव भूमि कहा गया। चोल काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई थी उसे हम ब्रह्मदेव भूमि के नाम से जानते हैं। चोल काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई थी उसे हम ब्रह्मदेव भूमि के नाम से जानते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति ने। कौन सा जनजाति? उरांव जनजाति। अब यह है कि ये गया अधिवेशन कब हुआ था? गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास को किस नाम जानते हैं हम? देश बंधु के नाम जानते हैं। दीन बंधु के नाम से किसको जाना गया? C.F. एंड्रयूज को। दीन बंधु किसको कहा गया? C.F. एंड्रयूज को।
CF एंड्रयूज को अब यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, आइए। गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922। कौन किया था? अध्यक्षता चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास किस नाम से? देश बंधु के नाम जानते हैं। तीन बंधु के नाम से किसको जानते हैं? तो CF एंड्रयूज को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1856 ईस्वी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू जान प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इसमें महिला कौन थी? चांद थी, बहन थी। ये सब भाई बहन थे। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल एवं बिहार में। बंगाल और बिहार। सन्यासी विद्रोह का समय क्या है? 1763 से लेकर 1800 1763 से लेकर 1800 ईस्वी। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन किसमें मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ। आइए अब यहाँ पर हम देखें कि संथाल विद्रोह के समय 1855 से 1856 ईस्वी। इसके कौन कौन नेता? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। सन्यासी विद्रोह कहाँ प्रारंभ? बंगाल और बिहार। इसका समय क्या? 1763 1800 ईस्वी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? WW हंटर। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा। 1882 का भारतीय शिक्षा हंटर WW हंटर ये कमीशन किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। 77 किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन समय में। अब देखो मैकाले की सिफारिश पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। मैकाले की सिफारिश पर मैकाले की सिफारिश पर मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में सूची? ताजमहल। हुमायूं के मकबरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? 1993 ईस्वी में। ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? यानी कि लाल किला को? 2007 में। 7 ईस्वी में।
1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त और संतोषजनक और निराशाजनक बनाया? आइए, तिलक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 से। और एनी बेसेंट भारत कब आई थी? एनी बेसेंट भारत कब आई थी? कब आई थी? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक कौन कहा था? असंतोष का जनक कौन क्या था? कहा था अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। एनी बेसेंट भारत आई 1893। तिलक को असंतोष का जनक कहा गया, अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल। तिलक को असंतोष का जनक कौन कहा था? अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? मुख्य मांग क्या थे? निःशुल्क सिंचाई की सुविधा नहीं, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, बगान प्रणाली, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। ये हो गया। और खेरा के किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1918 ईस्वी। और यह खेरा कहाँ पड़ता? गुजरात। इस प्रकार गुजरात के खेरा जिले में 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें गांधी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1918 के गुजरात के खेरा आंदोलन से प्रारंभ किया था। खेरा आंदोलन प्रारंभ किया था। अब देखिए यहाँ पर हम देखते क्या है कि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले से कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें गांधी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। गुजरात खेरा आंदोलन से पटेल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले से कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें गांधी का साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। खेरा आंदोलन से पटेल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था। आइए, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर को चुने। इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। सही है। इसका गठन 1935 में नहीं 1929 ईस्वी में हुआ था।
यह संगठन किसानों के हित के लिए कार्यरत थे। तो इसमें कहता है कौन सा गलत है, तो इसका सही मारिए आंसर बी। बी। राजा राजा पूरनमल बिहार के किस रियासत के एक प्रमुख शासक थे? तेईस से बताएं। और गिद्धौर, ये गिद्धौर कहाँ है? यह स्थान जमुई जिला में, यह स्थान जमुई जिला में स्थित है। यहाँ देखिए क्या है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग जेल से। हजारीबाग किस दिन भागे थे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन। और कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। आ गए, वाह बहुत अच्छा किए। नहीं बहुत बड़ा शौक था, बड़ी शौक, बड़ी इच्छा थी हमारी, बड़ी इच्छा। हम आए ना तो ये लोग दीपावली के दिन भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की किस महिला ने पुरुष भेष में साइकिल से घूम घूम कर जन जागृति का प्रसार किया? सुनीता देवी, राधिका देवी और भगवती देवी। इसका सही आंसर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक से। बंबई के ग्वालियर टैंक से। बंबई के ग्वालियर टैंक। वैनकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू किराए पर किसने लिया था? 23 से किसने लिया था? और सही आंसर क्या हो जाता है? कौन लिया था? गुरदीप सिंह। कौन लिया था? बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू घटना कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों के नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्का पर क्या बजाते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त के सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, बीना बजाते हुए। समुद्रगुप्त को इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं? कविराज के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कविराज। किस नाम से? कविराज के नाम जानते हैं। स्त्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। श्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त सिक्का क्या बीना बजाते, इतना क्या नाम थे? कविराज। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोच्चिन, केरल में है। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में हुई थी वास्को डी गामा की मृत्यु।
दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था? मालखंड के राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। अब राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक दंती दुर्ग था। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य राजवंश की संस्थापक कौन था? कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य राजवंश की स्थापना जिस राजवंश, उसका नाम था तेलप द्वितीय। क्या नाम था? तेलप द्वितीय। प्रतापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना कौन किया था? स्थापना कौन किया था? जय सिंह। स्थापना कौन किया था? जय सिंह। जय सिंह ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, यह क्या? कालीबंगा। कालीबंगा का है राजस्थान। राजस्थान में। संघौल कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता कालीन है, ये उत्तर प्रदेश। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में। रोपड़ से क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई और कुल्हाड़ी मानव का सबसे प्राचीन हथियार है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1830 ईस्वी में। जुलाई क्रांति किसके समय में हुआ था? चार्ल्स दसम के समय में। चार्ल्स दसम के समय में फ्रांस के सम्राट चार्ल्स दसम समय में। इस क्रांति के फलस्वरूप संवैधानिक सरकार की स्थापना। तो फ्रांस की धरती पर जुलाई क्रांति कब हुआ था? 1830 में। उसमें फ्रांस का सम्राट कौन था? चार्ल्स दसम। और याद रखना है इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? फ्रांस में संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्र गुट में तुर्की के साथ सेव्ड की संधि किया गया अगस्त 1920 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? इसको हम बार बार बोल रहे हैं प्रारंभ, बार बार इसका डेट पूछेगा, याद रखना। 28 जुलाई 1914। समाप्त कब हुआ था? समाप्त 11 नवंबर 1918 ईस्वी। ये बार बार इसको हम डेट बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछबे करेगा, इस चीज को याद रखिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? वो किसको? कुबर वाले बैल को प्रमाण मिलते हैं। कुबर वाले बैल। पेड़ पौधा में सबसे पवित्र किसको माना गया था? पेड़ पौधा में सबसे पवित्र पीपल के पेड़ को माना गया। पेड़ पौधा में सबसे पवित्र पीपल के पेड़ को माना गया। ऋग्वेद में तक्षण किसको कहा गया? ऋग्वेद में तक्षण किसको कहा गया? तेजी से बताना है। ऋग्वेद में तक्षण किसको कहा? ऋग्वेद में तक्षण किसको कहा गया? बढ़ई को कहा गया। किसको कहा गया? बढ़ई को। और कुम्हार को क्या कहा? कुलाल। ऋग्वेद में लोहा को लिखने मिलता है। ऋग्वेद में लोहा का
उल्लेख नहीं मिलता, नहीं मिलता। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भंडी। अवंती विदेश सचिव, विदेश सचिव कौन था? तो विदेश सचिव, सचिव। सिंहनाद कौन था? सिंहनाद कौन था? प्रधान सेनापति। हर्ष का प्रधान सेनापति, हर्ष का प्रधान, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो भंडी। अवंती कौन था? तो विदेश सचिव हर्ष का। और यहाँ पर सिंहनाद हर्ष का कौन था? तो प्रधान सेनापति था। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? इनमें से कोई नहीं। रूपा जीवा किसको कहा गया? वेश्या को। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिला को कहा गया, अर्थात वेश्या, अर्थात वेश्या। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिला को कहा गया रूपा जीवा, अर्थात वेश्या को कहा गया। गणिका अध्यक्ष इनके कार्यों की देखरेख करती थी। गणिका, गणिका अध्यक्ष, अध्यक्ष इनके कार्यों की देख रेख करती थी। गणिका अध्यक्ष इनके कार्यों की देखरेख करती थी। पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? पलासी आलमगीर द्वितीय था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून, 23 जून 1757 ईस्वी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अकबर द्वितीय जो था, ये राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, राजा की उपाधि दिया था। राजा राममोहन राय को क्या दिया था? राजा की उपाधि दिया था। तो पलासी के युद्ध से मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बक्सर के युद्ध के मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और अकबर द्वितीय ये मुगल बादशाह था, इसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। और ये अकबर द्वितीय किसका बेटा था? तो ये बहादुर शाह जफर का बेटा था। किसका था? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर का बेटा, जफर का बेटा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर के 22 अक्टूबर, अक्टूबर 1764 ईस्वी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार विजय किया था? ये बख्तियार खिलजी। एबक का अर्थ क्या होता है? अर्थ एबक का क्या होता है? अर्थ चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। इल्तुतमिश राजधानी किसको बनाया था? राजधानी, इल्तुतमिश राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। किसको? इल्तुतमिश राजधानी किसको बनाया? दिल्ली। किसको बनाया? दिल्ली। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना।
कर मोहम्मद उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। चंद्रमा का स्वामी इल्तुतमिश, राजधानी किसको है? दिल्ली। सिकंदर महान पैदा कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व। पिता का, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। क्या नाम था पिता? फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय। सिकंदर कहाँ था? यूनान। यूनान के छोटे से राज्य कहाँ का? मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया। अब है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर कहाँ का था? यूनान के छोटे सा मकदूनिया का शासक था। मीन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर। हिटलर। मुसोलिनी को इतिहास में क्या कहते हैं? ड्यूस। ड्यूस। ये मुसोलिनी कहाँ का था? इटली का। बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा नीति अपनाया था? रक्त एवं लौ। रक्त एवं लौ की नीति अपनाया था। स्वराज दल की स्थापना और सफलता के किसकी असफलतावाद और सहयोग आंदोलन? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1927। 1 जनवरी 1 जनवरी 1927। कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद। कौन किया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेहरू। चित्तरंजन दास क्या थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष। सचिव किसको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को सचिव। स्वाधीन अभिज्ञान आंदोलन का समय क्या है? 1930 से 1933 ईस्वी। और सहयोग आंदोलन का समय क्या है? 1920 से 1922 ईस्वी। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927। कहाँ? इलाहाबाद। कौन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष स्वयं थे और मोतीलाल नेहरू क्या सचिव बनाया गया। रॉलेट एक्ट का पारित 1919 में और सहयोग आंदोलन 1920 से 1922। सविनय अभियान 1930 1933। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? और स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एनजी रंगा को क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। सचिव बनाया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अब देखिए, तृतीय अंगल मराठा युद्ध में निम्नलिखित कौन सा तथ्य सही है? इस युद्ध की शुरुआत 1817 इस युद्ध की शुरुआत की बात करते हैं तो इस युद्ध की शुरुआत 1817 से 1819। और तृतीय अंगल युद्ध की शुरुआत, इस युद्ध का काल नहीं, द्वितीय अंगल में शुरू युद्ध। द्वितीय अंगल, द्वितीय मराठा युद्ध। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था। इस संधि तो पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि। और ये 1817 ईस्वी में हुई थी पूना की संधि। पेशवा और अंग्रेज के बीच। पेशवा और अंग्रेज के बीच, ये सही है। पेशवा और अंग्रेज के बीच। ठीक है। ये संधि हुई थी पेशवा और अंग्रेज के बीच। इस युद्ध के दौरान सुजीत अर्जुन गांव की संधि हुई थी। गलत है। गांव की संधि कब हुई थी? ये संधि 1803 ईस्वी में। किसके किसके बीच? सिंधिया। सिंधिया और अंग्रेज के बीच।
अंग्रेज के बीच। इसी परिणाम से पेशवा का पद क्या हो गया था, तो समाप्त हो गया था। इस युद्ध के बीच सब पेशवा का पद समाप्त हो गया, तो क्या होगा, ए 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 सही, इसका सही आंसर है। तो याद रखिएगा। तो 1803 से 6 में कौन सा युद्ध हुआ था, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 कौन सा, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था। पुनः समझो 1817 पेशवा और अंग्रेज के बीच। तो सूरजी अर्जुन 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन प्रतिपादन से किसे माना जाता है, मीमांसा, मीमांसा के जैमिनी। कौन मीमांसा प्रतिपादक, जैमिनी, जैमिनी। कपिल मुनि ने किसका, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। गौतम मुनि किस दर्शन का प्रतिपादन, न्याय का। पतंजलि किसका, योग का, योग। पूर्वी मीमांसा का प्रतिपादन कौन किया था, तो जैमिनी। अक्षवाप गौतम ने किसका, न्याय दर्शन। कपिल मुनि किसका, सांख्य दर्शन। पतंजलि योग दर्शन। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में एक नया विभाग दीवान इतिहास का गठन किसने किया था, इनमें से कोई नहीं। इसका गठन कौन किया, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक। इसका संबंध किससे है, पेंशन से है। किससे है, तो पेंशन से है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। सिकंदर लोदी आगरा जैसे नगर का निर्माण कब करा था, 1504 ईस्वी में। द कॉमर्स ऑफ द नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, द कॉमर्स ऑफ नेशंस, कार्टलिफ। कॉमर्स ऑफ द नेशन इसी पुस्तक का लेखक कौन था, कार्टलिफ। ये एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, नेशंस इसकी रचना है। किन्स ने क्या कहा था, याद है, किन्स ने क्या कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे कहा गया मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किन्स, किन्स को कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इन इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी, धर्मपाल। इस पुस्तक से उस समय के, इस पुस्तक से उस समय के शिक्षा व्यवस्था के विषय में, व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। गांधी की बात करते हैं तो गांधी की जब बात करते हैं, भारत कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915। इसे 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाया था, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तिलक 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव प्रारंभ किया था, कहाँ, महाराष्ट्र। कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र प्राध्यापक थे, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ, पाकिस्तान में है। और विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है,
भारत स्तर पर, भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को क्या कहा? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को क्या कहा? तो पोली बोथरा क्या कहा? पोली बोथरा का। अब देखो यहाँ पर भारत स्तर पर, भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान है। विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को क्या पोली बोथरा कहा था? विश्व का पहला गणतंत्रीय वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद अंतिम शासक, अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ अंतिम शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त था अंतिम शासक। अंतिम शासक। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? यह बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ? जर्मनी। मेटरनिक कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल सम्राट में मिलाया गया था? बीजापुर कब? 1686 ईस्वी। गोलकुंडा 1687 ईस्वी। किसके समय? औरंगजेब। जहांगीर को इतिहास में किस नाम जानते हैं? सलीम। शाहजहां के इतिहास किस नाम जानते हैं? खुर्रम। आज यहीं तक, आज यहीं तक, आज यहीं तक, आज यहीं तक।